आपको ईर्ष्या होती है किसी से? सबसे, जो कोई मेरे से बेहतर फिल्म बनाता है तो होती है रोज। अनुराग कश्यप से होती है, कभी विशाल भारद्वाज से होती है, कभी है ना, और हर बड़े अच्छे किसी कवि से मिलता हूँ जो कमाल की कविता लिखता है, यंग लड़का सा है गौरव सोलंकी, उसकी कविता सुनता हूँ तो लगता है अरे यार। तो हाँ, नहीं वो एक मतलब ईर्ष्या ऐसी होती है कि मतलब कुछ आपको उकसाती है बेहतर काम करने के लिए। एक हसीन इत्तेफाक है कि आप फिल्मों में हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर के रास्ते पे चलते तो शायद मैं पॉलिटिशियन के नाते आपका इंटरव्यू कर रहा होता। हाँ, पता नहीं ऐसा। देखिए, मेरे नाना पॉलिटिक्स में थे। मैं बचपन में जब था तो गर्मी की छुट्टियों में सीएम की कोठियाँ देखी, मंत्री देखे, पावर्स के सामने लोगों को झुकते देखा। अब मेरे ख्याल से बहुत मतलब गलत नहीं किया मैंने कि उस ज़माने की सियासत में अगर मैं जाता तो कुछ अभी अल्कोहलिक हो के मर गया होता मेरे ख्याल से। जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ अबाउट फ्रीडम, नो, हम कैसे कंट्रोल, हमको कैसे कब्जे में रखा जाता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद हो सकते हैं। ग्रुप की बड़ी ज़रूरत है जो आपस में डिबेट करें सियासत के बारे में, और हम कुछ नतीजों में पहुँचें कि यार ये हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें दिस इज़ गिवन, है ना। तो अभी आप उसको लेफ्ट बोले राइट बोले, लेकिन ट्राइबल्स बहुत बुरी हाल में हैं, ये तो सच है, है ना। तो अब आप उसको जो भी बोलते हैं, जिस चश्मे से देखें, हाँ, तो बुरे हाल में। तो और बहुत कम लोग उस तरफ देखते हैं। इन्वायरमेंट पे काम नहीं हो रहा है, ये तो सच है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज पॉलिटिक्स, इट इज टू बेनिफिट मोर एंड मोर पीपल। सियासत में एक कॉमन ग्राउंड पे तो पहुंचे ना, जिसको शायद संविधान कहते हैं हम, बट वो संविधान को माने ना कि इस पे डिस्कशन नहीं होगा, बाकी सब होगा। मैं जब पिता बना, आपकी बात से ध्यान आया, तो सडनली कई चीजें जो मेरे लिए एक पत्रकार के तौर पे रेलेवेंट थी, वो अचानक इतनी बड़ी सच्चाई और बन गई, जैसे क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द वर्ल्ड इन विच माय चाइल्ड इज ग्रोइंग अप? हाउ विल दैट वर्ल्ड बी? विल द एयर माय डॉटर ब्रीथ्स, यू नो, द रोड शी वॉक्स ऑन, द टेम्परेचर, द कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ दैट। खैर, मैं आपको लखनऊ वापस ले, आप लखनऊ में जन्मे हैं? हाँ, मतलब जन्मा तो टेक्निकली कोई बड़ा लड़का जो है वो माँ के घर पे होता, तो नागपुर में जन्मा हूँ। अच्छा। लेकिन मतलब आ गया था, मतलब वहीं जन्म के इमीडिएटली बाद, तो बड़ा लखनऊ में ही हुआ। कैसा था उस वक्त की बात बताइए। तो हमारे खानदान का, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, उनका घर अभी भी 1 शाहनजफ रोड पे है, 1 नंबर है। तो उनका तो इंतकाल हो गया। हाँ, और ये जो हमारे जो परनाना थे, ज़्यादातर लोग अपने परनाना को नहीं जानते। मेरे फादर के जो नाना थे वो हमारे ग्रैंडफादर रहे, मैं उनके घर में पला हूँ। तो उन्होंने वो कॉलेज बनाया था, केकेसी बोलते थे उसको, अब जय नारायण मिश्र कॉलेज है, तो वो उनका था। उन्होंने सारी अपने, तो अभी कभी कभी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ यार इतना कुछ 24 एकड़ दान दे दिए, कहीं मेरे पास होते तो, लेकिन अब वो कुछ है नहीं। तो हमारे पास कुछ, हमने कुछ पैसों को और पावर को बहुत करीब से देखा है, लेकिन कुछ हाथ से फिसल गई, तो है नहीं। लेकिन दिल्ली आया तो थिएटर में फंस गया बहुत। गया तो मेरा भाई था सुधांशु, वो कुछ थिएटर कर रहा था। फिर एक, हाँ, उनकी तस्वीर है, बादल दा, जो एक्चुअली ये मेरा गुरु है एक तरह से। ही डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग, बट 36, बट वो ज़्यादा सिखाता था मुझे, मुझसे ब्राइट था, सिनेमा में मेरे से ज़्यादा दखल थी उसकी, म्यूज़िक में इससे थोड़ा छोटा था मेरे से बहुत। अच्छा। लेकिन तो वो वहाँ से फिर कुछ ऐसी दिलचस्पी हो गई कि बादल सरकार नाम के एक इंसान मिले, तो प्रोफेशनलिज्म समझ में आया कि कुछ इस पेशे को आप प्रोफेशनली भी ले सकते हो, आपसे शौक नहीं है। तो वो अलग अलग MK रैना थे वहाँ, बहुत सारे लोग उस ज़माने, पूरा रेपर्टरी कंपनी थी, ये सारे पंकज वगैरह, कपूर, मनोहर सिंह,
ये सब लोग बड़े स्टार थे उस ज़माने में दिल्ली के। जब मैं वहाँ बच्चे के और पहुँचा था तब ये सब बड़े रेपुटेड कंपनी के स्टार थे। तो उस तरह का थिएटर देखा तो कभी देखा ही नहीं था, इस तरह का प्रोफेशनल बड़ा थिएटर, अलकाजी साहब के शो। तो वो फिर वो बादल सरकार जैसा वो स्ट्रीट थिएटर, वो दिमाग उनका, उन्होंने बड़ा दिमाग खोला हमारा। तो आपका पहला कदम क्या था फिल्मों में एज अ राइटर? नहीं, हाँ, मतलब मैं तो असिस्ट कर रहा था विनोद को, फिर कुंदन मिले और लिखने लगा। मेरा कभी मुझे ऐसा लगता था डायरेक्टर बनना है और लिखना जो है वो उसका एक अंगी है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं बाद में मैं उनका मेरी पार्टनर भी हो गई थी वो ज़िंदगी में, रेनू सलूजा, तो बड़ी एडिटर थी, तो उन्होंने भी समझाया था। कुछ सुधांशु भी उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला था, कुछ सईद, कुछ केतन, कुछ महेश भट्ट, कुछ जावेद अख्तर, कुछ शेखर कपूर, ये सारे बड़े तरह लोग थे, केतन, इन सब लोगों की सोहबत में सीखा। पहली बार जो थोड़ा सा लिखा था, मतलब जो मैं को राइटर था उसमें, और वो विजन कुंदन का ही था, जो कुंदन कहता था उसके साथ उसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करते थे। कुछ किया होगा इसलिए क्रेडिट दिया उसने जाने भी दे रहा हूँ मैं। तब समझ में आया वो मेरा स्कूल था एक्चुअली, जाने भी दे रहा हूँ। उसमें सिर्फ लिखना नहीं, आई डिडंट क्वाइट गिव अ डैम व्हाट आई वाज डूइंग, आई वांटेड टू डू एवरीथिंग। अच्छा। तो मतलब मैं 22-23 साल का था। अच्छा। हाँ, तो मैं बड़ा उसमें मैं तो एकेडमिक बैकग्राउंड से आया था। तो अगर मैं 22 साल का था तो मैं रिसर्च कर रहा होता, तो मुझे बड़ा कमाल का लग रहा था यार, एक तो ये लोग पैसे भी देते हैं, ऊपर से खाना भी खिलाते हैं और सीखने को भी मिल रहा है। तो मेरा नजरिया तो ये था। तो आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, यू नो, आई डिडंट थिंक कि आई वाज बीइंग अंडर। हाँ, हो जाता था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था। भट्ट साहब ले जाते थे, कहते थे चलो फलां के यहाँ चलते हैं, आजकल कुलभूषण खरबंदा ने बड़े पैसे कमाए तो उसके यहाँ चलते हैं, पार्टी करेंगे शाम को। कभी जावेद साहब बुला लेते थे, कभी सईद के घर पे होता था, कभी सईद की जेब से 100 रुपये निकाल लेता था। पता नहीं कौन खिलाता था, लेकिन रोज खाते थे अच्छे से। अच्छा। रोज पीते खाते थे और अपना छत था, सोते थे। कोई बड़ा नहीं था, ऐसी कुछ 3-4 लोग एक 1 बेडरूम हॉल लेके उसमें रहते थे। कुछ सब फिल्म के साथ ही। हाँ, देखता हूँ मैं फिल्म तो ठीक है, हज़ारों बन गई, बहुत अच्छी बनी, बहुत लोग तारीफ करते हैं। मुझे तो खोया खोया चांद बहुत अच्छी लगती है, धारावी भी अच्छी लगती है। तो मोमपुरी के साथ काम करना मुझे वन ऑफ द ग्रेट प्लेजर्स ऑफ माई लाइफ। सो यू नो, आई मीन, आई थिंक इट वाज फन। अभी भी और 10-12-15 साल और काम चले इसी तरह से। तो योगा कर रहा हूँ, रोज़ करता हूँ योग 1.5 घंटा। आप तो पावर योगा कर रहे थे बीच में, लास्ट टाइम बताया। हाँ हाँ, मैं अब वो हॉट योगा नहीं करता हूँ। हाँ। जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो मुझे जो ट्रेडिशनल योगा वाले ने कहा कि ये बेटा मत करो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, गलत है। अच्छा। ये योग नहीं है, बंद कमरे में तुम करते हो। अच्छा। तो मैंने वो बंद कर दिया। जबकि मुझे शुरुआत में उसने बहुत मदद की, क्योंकि वो गर्मी में अगर आप योग करो ना, तो जब आप थोड़ा लेट उम्र में शुरू करते हो, जैसे मैंने 45 साल की उम्र में शुरू किया था, तो बॉडी आपकी जो है ना वो लचक नहीं होती ना उसमें। हाँ। तो जब गर्मी में पसीने में थोड़ा सा वो आसान होता, नहीं तो इंजरी बहुत हो सकती है। अगर आप उन पोस्चर्स में जाने की कोशिश करो इस उम्र में, यू बिकम मोर सपल, यू नो। इश्क कब हुआ पहली बार? यार वो तो 50 बार हुआ होगा। हाँ, बहुत बार हुआ, बचपन में हुआ। सीरियसली तो जब मैं थिएटर कर रहा था तब मेरी, अब पता नहीं कितना नाम लेना चाहिए क्योंकि लोग अलग हो गए हैं, दूसरी शादियां हो गई हैं, बट मेरी शादी हुई थी पहले जब मैं थिएटर कर रहा था। तब हुआ था इश्क, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मैं रेनू के साथ रहा तो वो इश्क है। फिर उसके बाद जब रेनू का इंतकाल हुआ तो फिर हुआ। 3-4 सीरियस हुए। रेनू कैसी थी? मैंने बड़ा लिखा है उसके बाद, एक बार आर्टिकल भी लिखा है उस पर। बड़ी हंसमुख थी, आपकी नहीं थी, किसी एक की नहीं थी। जो भी उसके साथ मिलता था, जो काम करता था उसके साथ, तो एक अच्छी आदत या बुरी आदत जो भी आप मान लें उससे हो जाती थी वो।
उससे ज़्यादा इश्क काम से, उससे ज़्यादा मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंट औरत तो देखी नहीं। हंसते खेलते किसी से कुछ भी बोल देती थी। कोई डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार अगर अंदर आ गया एडिट में तो निकाल देती थी। अच्छा। मतलब वो अपने टर्म्स पे ही काम करती थी। कभी उसने ये नहीं देखा कि बड़े सारे मर्द हैं इसमें तो मैं को डर के सकुचा के, बिल्कुल ही नहीं। 1 अप्रैल 2012 के बारे में आपने जिक्र किया जब आप एक ट्रेन में थे, शूट पे थे और आपको पहली बार। हाँ, मैं ट्रेन में था, मैं फिसला था और मेरा पैर मुड़ गया था और मुझे ले गए एक अस्पताल में जहाँ पे वो पैर सीधा करने के लिए मुझे एनेस्थीसिया दे रहे थे। पोलाची के पास, वो तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे थे हम लोग कहीं। और हमको क्या शूट कर रहे थे आप? कैलकाटा मेल एक फिल्म थी। तो वो, और वहाँ पे जब जैसे वो मास्क मेरी तरफ आ रहा था तो मेरा फ़ोन बजा और विनोद ने मुझसे कहा कि रेनू को कैंसर है। अब फिर वो फ़ोन पे आई और बोली कि हंस के बोल रही थी देयर इज़ अ लिटिल लिम्फोमा और समथिंग। तो फिर वहाँ से मैं वापस आया एंड देन दैट जर्नी बिगैन फॉर 4 months। वो पहली अप्रैल को, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अप्रैल फूल जोक, टू 16th of August when she died in those 4 months। तो कैंसर बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब इट वाज बाय द टाइम इट वाज डिस्कवर्ड, पता चला तो ऑलरेडी वो काफ़ी देर हो चुकी थी। And how did she deal with it? Not good. She thought it was very unfair। मैंने काफ़ी लिखा है उसके बारे में ओपनली। She didn't like the fact that all of us who had lived much worse lives had survived and she had it। I don't think she मतलब that rotten luck that she had, which was she didn't appreciate it at all। So वो थोड़ा सा अलग सी हट गई और अपने में चली गई, अपनी ज़िंदगी में कहीं, अपने दिमाग में, अपने सोच में। अब कहाँ गई, कितना गई, वो तो वही जाने, लेकिन हम सब से अलग होती गई वो। It's quite a odd, और वो maybe that's the only way you can deal with it। 1992 जब आप आए और आज आपने बताया 30-35 साल, फिल्म की दुनिया भी बहुत बदली और सब डिजिटल ईरा में है हम। आपने कैसे रीइन्वेंट किया अपने आप को? You know, naturally what comes to me, I try and do that। फिर आप कुछ चीज़ें पेशे के लिए भी करते हो, मतलब यंग लोग कुछ सुन रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आइडियलिज्म है ना। तो आप कुछ चीज़ें पेशे के लिए करते हो, कुछ चीज़ें आप इसलिए करते हो क्योंकि आप कुछ और करो, कुछ चीज़ आप पैसा कमाने के लिए करते हो, लेकिन आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए सिर्फ कि आप कोई भी चीज़ को कॉन्डिसेंडिंगली ना करो। आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। तो हर काम, अगर आपकी आदत स्लॉपी काम करने की हो जाएगी तो बुरी आदत है, फिर आपके अच्छे काम में भी वो आएगी। कुछ चीज़ मुझे लगती है, हम इस समय वर्सोवा में बैठे हैं मुंबई में, और यहाँ पर जो कॉफ़ी शॉप्स हैं उस पर रोज़ हर टेबल पे एक फिल्म बनती, कोई ना कोई एक्टर बैठा होता है इस उम्मीद में कि अगली टेबल पे एक डायरेक्टर होगा जो उसको देख लेगा, वो बन ठन के आता है। कई इस उम्मीद में होते हैं कि फलाने एक्टर के असिस्टेंट को या मैनेजर को दिखाई गई है, हाँ वो बोल रहे हैं कुछ। तो ये उम्मीदें जो हर, और इनमें से बहुत से लोग हैं, चाहे वो राइटर्स हों या वो एक्टर्स हों या वो डायरेक्टर्स हों, उनको शायद ये बताने वाला कोई नहीं होता बहुत से लोगों को कि यू आर नॉट गुड एट दिस, तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी स्किल सेट के साथ आओगे तो आपको कोई गलत प्रपोजल देगा तो बेहिचक जोर से थप्पड़ मारो सो, है ना। और ऐसा नहीं है क्योंकि आप अच्छे एक्टर अगर हो रहा और या जो भी अच्छा हो, तो ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई पहचानेगा नहीं।
यू वॉन्ट फाइंड किंडरेड स्कोर। हाँ, कोई सोल नहीं मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा जो वो ऐसा ट्रेजेडीज ऑल्सो हैपन, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि हर चीज लेकिन स्किल सेट बहुत जरूरी है। देन पीपल टॉक विथ रिस्पेक्ट ऑल्सो टू अ पर्सन विथ स्किल सेट्स। और स्किल सेट जिसमें होता है उसमें एक ईगो भी होता है अपने स्किल को लेके, गुरूर एक है, और वो थोड़ा सा गुरूर बहुत जरूरी है। उसको पता नहीं क्यों गलत बोला जाता है कि यार ये एरोगेंट है। जब तक थोड़ी सी एरोगेंस नहीं होगी तब तक तो आपको कोई भी किसी भी दिशा में भटका देगा। आपको अपने पे अल्टीमेटली डिसीजन, यू नीड अ गुड टीचर, यू नीड अ गुड गाइड, यू नीड अ गुड मेंटर, यू नीड लकी इफ somebody gives you the right advice at the right time, but अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। यू हैव टू डिसाइड कि यार मैं अच्छा हूं इसमें, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक्टर हूं या मैं नहीं हूं। ऐसे समय में जब एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए और ऐसा लगता है युवा लोगों को कि यस इट इज अचीवेबल, इट इज पॉसिबल, तो जो दरभंगा में है, जो सीतापुर में है, जो और छोटे छोटे शहरों में लोग हैं जो जिनमें हुनर है, अगर जब वो इस शहर की ओर और आप जैसे लोगों की ओर देखते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? इज बीइंग सक्सेसफुल more possible or less because there are far too many talented people now exposed? नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार तुम्हारा मन इधर ही है और तुम्हें टैलेंट है और स्किल सेट करेक्ट है तो प्लीज़ आप, किसी को कम वक्त लगता है, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, बड़ी सारी कहानियाँ हैं, कोई वापस जा रहा था फिर उसको एक रोल मिल गया था, ऐसी कई कहानियां हैं। यहाँ ग्लैमर के लिए मत आना, यहाँ बिकॉज ग्लैमर बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका पैशन उस मीडियम में नहीं है तो जो हार्डशिप है, जो तकलीफ़ें हैं, वो बहुत उसका असर होगा। जब आप किसी पैशन के लिए कुछ कर रहे होते हो तो फिर वो झेलना आसान होता है, क्योंकि उसका फिर जॉय भी दूसरा है, सेटिस्फैक्शन का सिर्फ पैसा नहीं बल्कि और भी। इट्स अ ग्रेट टाइम ऑफ पॉसिबिलिटीज, आई थिंक दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टुडे। इट्स ऑल्सो अ डेंजरस टाइम बिकॉज यू नो you can get lost, but you could always get lost. So I don't know, I'm not sure what is good. You know, a lot of people say the web is a dark place, right? The news is fake, right? अब उसमें what is true, what is false is now up in the air. मतलब बुरा असर तो हो गई, तो मेरे ख्याल से लोग खुद पे थोड़ा सा यकीन करें and sort of judge everything by their experiences and by their own logic and not fall prey to कि भाई आप अपने घर के बगल में देखो कि फला कम्युनिटी कैसी है, ये मत देखो कि कश्मीर में आप सुन रहे हो तथाकथित कहानियाँ बहुत सारी जो कि सच नहीं है, है ना। तो वो जो एक रूमर मॉन्गरिंग इज टेकन टू मेनी, मतलब वेरी मॉन्स्ट्रस प्रोपोर्शंस नाउ। जो अफवाह फैलती थी, जो खाली मोहल्ले में रह जाती थी, वो अब दुनिया में फैल सकती है। आप और मैं जब भी मिलते हैं तो एक फितरत की बात अक्सर करते हैं जिसका नाम है मिसरापन। ये क्या भला है? मिसरापन तो एक थोड़ा मजाक है जो वहाँ के यूपी के थोड़ा सा लिबरल एग्नोस्टिक, थोड़ा ऐठन, थोड़ा सा अकड़, थोड़ा सा इरेवरेंस, थोड़ा सा अथॉरिटी से चिड़, कोई ज़्यादा पीठ थपथपाए तो बोला हटा यार तो कौन है मुझे बोलना, चाहे वो अच्छा ही कर रहा हो बेचारा। तो वो
इंटरेस्टिंग है। वो एक तरह के लोग थे जो खत्म हो रहे हैं मेरे ख्याल से। वो जो एक इरेवरेंस थी ना, वो जो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक थी थोड़ी सी, वो जो एक इंटरेस्टिंग था, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, थोड़ा बहुत तंज भी करना, हर चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करना, कुछ थोड़ा नोक-झोंक भी होना, बट वो सब कुछ एक दायरे में और उसको कभी भी वायलेंस की तरफ ना जाने देना, वो जो एक है उसी को कहते हैं शायद मेरे ख्याल से। चलिए, बहुत शुक्रिया।